Okay. So friends, once again, welcome back and very good morning to everybody. I hope you all are safe, your family members are safe. आज का सेशन अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं. देखो, आज मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, बट सिखाऊंगा जरूर. आज आपको कुछ पढ़ने का नहीं है, बट सीखने का है. तो बेसिकली क्या है ये, मतलब ये आज का सेशन हमने इसलिए ऑर्गेनाइज किया है कि आपको थोड़ा फिजिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन मिले. So once again, I am welcoming all you in the Chintan Kanadia Institute of Physics. आपके स्क्रीन पे क्या आप मेरा लोगो देख रहे हैं, मतलब इंस्टीट्यूट का लोगो देख रहे हो? क्या आप आर यू एबल टू सी दैट लोगो? Yes. Okay, fine. Yes, sir. So friends, आज बेसिकली हम क्या करने वाले हैं? तो बेसिकली आज का हमारा जो सेशन है, वो इसमें हम आपको 11th 12th में कैसे प्रिपरेशन करना है, आप कैसे 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर कैसे स्कोर कर सकते हो मार्क्स. और उसके बाद मैं आपको ये समझाऊंगा या ये एक्सप्लेन करूंगा कि फिजिक्स क्या है, उसमें आप क्या पढ़ोगे और क्यों फिजिक्स को पढ़ना चाहिए. सो वेरी फर्स्ट थिंग कि आपको अभी 11th एंड 12th साइंस के अंदर आपको कैसे मार्क्स गेन करने हैं. आपको अगर आप क्या करते हो तो आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हो. तो बेसिकली ऐसा था कि अब तक जो 10th स्टैंडर्ड का जो लेवल था, उसमें ऐसा होता है कि बच्चे थोड़े लास्ट, मतलब 1-2 मंथ 3 मंथ्स में प्रिपरेशन करके अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं. मतलब सिलेबस एंड जो कंटेंट था वो थोड़ा कम था. अब 11th 12th साइंस के अंदर थोड़ा आपका कंटेंट बढ़ेगा, थोड़ा सिलेबस बढ़ेगा. तो अगर उसमें आपको अचीव करना है, तो डे टू डे वर्क इज रिक्वायर्ड. आपको फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना है विद द वन पर्टिकुलर गोल के साथ आपको प्रिपरेशन करना है. 3-4 चीज ऐसी है कि जो आपको करना ही करना है throughout up till the end of the 11th and 12th standard. बेसिकली क्या है कि ये जो 12th स्टैंडर्ड के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसका सिलेबस थोड़ा लेंथी होता है, तो उसको आप एक साथ पूरा उसको प्रिपेयर नहीं कर सकते. तो आपको क्या करना है? सो मैं अभी आपको 4 गोल्डन रूल मैं आपको कहूंगा. अगर वो 4 रूल्स आप फॉलो करते हो तो definitely you will able to get a very good score in your board and competitive examinations. The very first thing, in any of the subject, कोई भी subject ले लो, चाहे physics, chemistry, maths, biology, कोई भी ले लो, but the very first and very important thing is that don't miss any of the lecture. आपको कुछ भी करके एक भी सेशन, एक भी लेक्चर को मिस नहीं करना है. कोई भी, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आपको एक भी लेक्चर उसका मिस नहीं करना है. You have to attend each and every sessions, and वहां पे जो भी इंस्ट्रक्शन आपको दिया जाता है, वहां पे सर टीचर्स जो भी आपको काम बोलते हैं उसको करना ही करना है. बाय कीपिंग द ट्रस्ट, उसके ऊपर पूरा भरोसा रख दो आप टीचर के ऊपर, और वो जो भी कहते हैं उसको ब्लाइंडली उसको फॉलो करो. देखो, faith and zeal are the wings of success. Faith and zeal are the wings of success. मतलब आपको एक ट्रस्ट आपके टीचर पे रखना पड़ेगा और आपको एंथुसियास्टिकली उसको काम करना पड़ेगा. तो वेरी फर्स्ट थिंग, यू हैव टू अटेंड ईच एंड एवरी सेशन इन all the subjects. Number 2, whatever the theory topics or whatever the discuss in the lecture, जो भी लेक्चर में कुछ करवाते हैं, तो that should be prepared within a 24 hours. देखो, आज पहला सेशन है, मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूं. प्रोबेबली इसके बाद ये सब इंट्रोडक्शन, ये सब नॉलेज आपको नहीं मिलेगा. सो एज इट इज अ वेरी फर्स्ट सेशन, आई नीड टू से समथिंग. हमारा जो माइंड होता है वो 24 आवर्स का याद रखने में एबल होता है. आप सोचो कि
अगर आपने कल रात को क्या खाया है वो आपको शायद पता होगा, कल दोपहर को आपने क्या लंच किया था वो भी शायद आपको पता है। बट अगर कोई आपको ऐसा पूछता है कि आपने कल के पहले के दिन क्या खाया था और क्या आपका लंच क्या था, डिनर क्या था, तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, आपको बहुत ही याद करना पड़ेगा। तो भगवान ने हमारे जो माइंड है उसको एक अच्छा कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है कि वो 24 आवर्स का जो है वो उसको मेमोराइज कर सकता है, उसको याद रख सकता है। बाकी सब सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, उसको वापस से लाना पड़ता है। बट 24 आवर्स का जो है वो माइंड में मतलब बहुत ही अच्छे से वहां पे स्टोर होता है। तो आपको क्या करना है, कोई भी लेक्चर, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, कोई भी लेक्चर है, तो वो जो लेक्चर में जो भी कुछ करवाया हुआ है उसको विद इन 24 आवर्स आपको उसको लर्न करना है अच्छे से, उसके कंसेप्ट प्रिपेयर करने हैं। अगर कुछ होमवर्क है, यहाँ पे मेरा जो होमवर्क होगा वो कभी 1 टाइम्स होगा और कभी कुछ बच्चों का मतलब स्पीकर में से आवाज आ रही है, म्यूटिंग, मैं बच्चों को म्यूट कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप खुद अनम्यूट होके मुझे डेफिनेटली पूछ सकते हैं, या फिर मैं भी आपको सामने से पूछूंगा कि किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। तो राइट नाउ आई एम जस्ट म्यूटिंग ऑल द स्टूडेंट्स। हाँ, मैं ऐसा बोल रहा था कि 4 गोल्डन रूल्स थे जो आपको करना ही करना है टू अचीव द वेरी गुड स्कोर इन द बोर्ड एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। नंबर 1, आपको लेक्चर अटेंड करना है, एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है। नंबर 2, जो भी लेक्चर में करवाया हुआ है दैट शुड बी प्रिपेयर्ड विद इन 24 आवर्स। आपको यहाँ से कुछ असाइनमेंट्स मिलेंगे, कुछ होमवर्क्स मिलेगा, तो आपको 24 आवर्स में कर देना है। उसका रीजन ऐसा है कि 24 आवर तक हमारा जो माइंड होता है वो उसमें वो मेमोरी स्टोर रहती है। तो दैट इज अ बेस्ट थिंग दैट यू हैव टू prepare whatever the topic that is discussed in the lecture within a 24 hours. Number 3, आपको हर एक एग्जाम देना है। इंस्टीट्यूट के अंदर कोई भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब जगह पे वीकली एग्जाम होगा, तो आपको वो एग्जाम देना ही देना है। आपको वो एग्जाम अच्छे से अटेंड करना है, आपका मैक्सिमम एफर्ट्स लगाना है। मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स सब्जेक्ट होते हैं उसके सिलेबस थोड़े लेंथी होते हैं। वो एक साथ मतलब एक साथ वो उसको आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तो उसको स्टेप बाय स्टेप डाइजेस्ट करना होता है। तो उसके लिए सिस्टम क्या होता है, इसके लिए सिस्टम एग्जाम का होता है। तो जो वीकली एग्जाम है तो वो क्यों है, तो आपने जो भी एक वीक के अंदर जो भी आपने पढ़ा हुआ है, जो भी आपने प्रिपेयर किया हुआ है, जो भी कंसेप्ट आपने आपके माइंड में जो सेट हुआ है, तो उसका फिर एग्जीक्यूशन होगा ये एग्जाम के अंदर। तो फ्रेंड्स, 4 गोल्डन रूल है। नंबर 1, आपको हर एक लेक्चर, हर एक सेशन को अटेंड करना है अच्छे से। सेकंड, आपको 24 आवर्स में जो भी कुछ यहाँ पे करवाना है, यहाँ पे लेक्चर में जो भी कुछ होता है उसको आपको प्रिपेयर करना है, उसका होमवर्क कंप्लीट करना है, उसके टॉपिक का कंसेप्ट साउंड करना है। एंड नंबर 3, आपको हर एक एग्जाम को अटेंड करना है। एंड नंबर 4, ये जो आगे के 3 रूल्स है उसको आपको फॉलो करना है। तो दीज आर द 4 गोल्डन रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो। तो अगर ये चीज आप करते हो मतलब पूरे 2 साल के लिए, तो डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड स्कोर, योर गोल कैन बी अचीव्ड। तो ये 4 चीज आपको करना ही करना है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। तो आज का लेक्चर बेसिकली मैंने 3-4 चीज के लिए ऑर्गेनाइज किया हुआ है। नंबर 1, एक तो आपको 2 ईयर में क्या करना है, कैसे पढ़ना है फिजिक्स। अब मैंने जो ओवरव्यू जो था वो सारे सब्जेक्ट के लिए बताया। लास्ट में मैं फिजिक्स कैसे करवाने वाला हूँ। एट द लास्ट ऑफ दिस सेशन आई एम गोइंग टू टेल यू कि हाउ द फिजिक्स शुड बी डन, और मेरे यहाँ पे क्या सिस्टम रहेगा वो मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। दूसरा चीज ऐसा है कि अब मैं थोड़ा आपको ये फिजिक्स सब्जेक्ट क्या है उसके बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा। फिजिक्स सब्जेक्ट क्यों पढ़ना चाहिए, उसका रीजन क्या है, उसके बारे में मैं कुछ आपको बताऊंगा। एंड उसके बाद फिजिक्स में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो। 3 चीज, क्या फिजिक्स क्या है, फिजिक्स क्यों पढ़ना चाहिए, और फिजिक्स के अंदर आप 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में क्या क्या पढ़ोगे, ये 3 चीज मैं आपको बताऊंगा। तो दिस इज द टास्क, दिस इज द रीजन दैट वी आर मीटिंग हियर। सो आज का जो लेक्चर है मैंने पहले से बता दिया कि आज मैं कुछ पढ़ाऊंगा नहीं बट सिखाऊंगा जरूर। तो आज मैं कुछ सिखाने जा रहा हूं आपको, बट आज के लेक्चर में आपको कोई टेंशन नहीं है, पढ़ने का नहीं है। हमारा जो स्टडी स्टार्ट होगा वो नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड हमारा ये जो स्टडी स्टार्ट होगा।
तो मैं बात कर रहा था कि क्या करना है, तो मैंने आपको बताया कि 3-4 चीज है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। उसके बाद फिजिक्स क्या है। तो बेसिकली फ्रेंड्स, आप थोड़ा वाइडली सोचो कि एक्चुअली हम पढ़ते क्यों है। चलो, कोई मुझे बताएगा कि हम क्यों पढ़ते हैं, पढ़ने का रीजन क्या है, कोई बताएगा मुझे? आप में से कोई अनम्यूट होके बता सकता है? देखो, हमारा लेक्चर, मेरा जो स्टाइल है वो टोटली इंटरैक्टिव स्टाइल है। मैं बच्चों के साथ, ये ऑनलाइन सेशन मुझे मजा नहीं आता एक्चुअली, बिकॉज इंटरेक्शन थोड़ा कम हो जाता है। तो मेरा स्टाइल है वो इंटरेक्शन का ही है। तो मुझे ये बताओ बच्चों कि क्या पढ़ते क्यों, आपको क्या लगता है हम क्यों पढ़ते हैं? To gain Sir, knowledge. to वेरी gain गुड, knowledge of all things. वेरी गुड, वेरी गुड। तो पढ़ने का रीजन ऐसा है कि हमको यहाँ हमारे आसपास बहुत सी चीज ऐसी है कि जिसके हम उसको एक्सपीरियंस तो करते हैं, बट उसके पीछे क्या रीजन है, वो क्यों होता है, वो कभी कभी हमको पता नहीं होता है। तो द मेन थिंग, वाई वी आर लर्निंग, वाई वी स्टडी, तो उसका ऐसा रीजन है कि हमको नॉलेज मिले, और वो नॉलेज के द्वारा हम कुछ नया इन्वेंट करें जो सोसाइटी के लिए वो बेनिफिशियल हो। तो पढ़ने का मेन रीजन ऐसा होता है कि नॉलेज गेन करना, और वो नॉलेज के द्वारा कुछ ऐसा इन्वेंट करना, कुछ ऐसा अगर इन्वेंट कर पाते हो तो अच्छा है, नहीं कर पाते हो तो भी अच्छा है, तो भी आपको ये तो पता चलेगा कि मुझे एटलीस्ट जीवन में क्या करना है, मुझे ये जो चीज मेरे आसपास हो रही है उसका रीजन क्या है। बट मेन थिंग इज दैट पढ़ने के द्वारा आपको कुछ नॉलेज मिलेगा, वो नॉलेज का एप्लीकेशन के द्वारा आप कुछ अच्छा सा सोसाइटी को आप कंट्रीब्यूट करोगे। तो दैट इज द मेन थिंग। बट अभी क्या है, सिस्टम थोड़ा चेंज हो गया है। अभी क्या होता है कि ये मार्क्स का सिस्टम हो गया, ये रैंक सिस्टम होता है, मार्क्स सिस्टम होता है। तो अभी थोड़ा उसका जो मेन मोटो है, मेन एम है पढ़ने का, वो थोड़ा चेंज हो गया है। तो हमको वो भी साथ में वो भी माइंड में रखना है कि हमको नॉट ओनली वी नीड टू गेन द नॉलेज, बट वी ऑल्सो वांट्स टू गेट द स्कोर इन द बोर्ड एंड एग्जामिनेशन एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो उसको भी हम माइंड में रखेंगे। बट मैं ये आपको समझा रहा था कि क्या फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स इज द साइंस ऑफ नेचर। देखो, जो नेचर जो है उसको समझने के लिए बेसिकली 3 साइंस हमने उसको डिवाइड, ये जो साइंटिस्ट लोग हैं, तो एजुकेटर्स जो है, उन लोगों ने नेचर को समझने के लिए, ये जो पूरा हमारे आसपास जो नेचर है, वो चाहे नेचुरल इवेंट देख लो, वो चाहे यूनिवर्स देख लो, गैलेक्सीज देख लो, कुछ भी देख लो, तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सो दीज आर द बेसिक सब्जेक्ट्स ऑफ नेचर। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि फिजिक्स इज वन ऑफ द साइंस ऑफ नेचर। और मैं आपको बताऊं, फिजिक्स जो है वो केमिस्ट्री, बायोलॉजी या कोई और सब्जेक्ट से ज्यादा आपके जीवन में मायने रखता है। आप जीवन के हर एक मोमेंट में जो कुछ ना कुछ करते हो, उसके पीछे कहीं ना कहीं फिजिक्स कनेक्टेड है। तो पहली चीज ऐसी है कि ये जो साइंस, नेचर साइंस है, उसका ये एक वन ऑफ द ब्रांच है। और फिजिक्स है क्या? तो फिजिक्स इज सेड टू बी द स्टडी ऑफ एवरीथिंग। वो सब कुछ है। आप थोड़ा सोचो कि आप अभी आपके मोबाइल में या लैपटॉप में कुछ देख रहे हो, सुन पा रहे हो, कुछ सुन रहे हो, कुछ देख रहे हो, दैट ऑल थिंग इज पॉसिबल बाय फिजिक्स। मैं थोड़ा उसके बारे में, इसके बाद के जो स्लाइड है उसके बाद का जो टॉपिक है वो मैं वही लेने वाला हूँ कि हमको फिजिक्स क्यों पढ़ना चाहिए। बट अभी फिजिक्स जो है, दैट इज अ स्टडी ऑफ एवरीथिंग, दैट इज अ स्टडी ऑफ ऑल द इवेंट्स विच इज अकरिंग इन आवर लाइफ। तो कुछ कमेंट आ रहा है मुझे, लेट मी चेक दैट कमेंट्स। सो कोई कमेंट आ रहा है तो लेट मी जस्ट चेक द कमेंट्स। मैं देख लेता हूँ क्या किसी ने कुछ पूछा हुआ है, क्या कमेंट किया हुआ है कुछ। ओके ओके, सो फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ एवरीथिंग। अब जितना भी टेक्नोलॉजी है, चाहे वो मोबाइल टेक्नोलॉजी है, एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशन है, तो इस सब के पीछे कहीं ना कहीं फिजिक्स कनेक्टेड है।
अब जो नेक्स्ट हमारा टास्क है दैट इज व्हाई शुड वी लर्न फिजिक्स। फ्रेंड्स देखो, मैं एक आपको सिंपल सा एग्जांपल दूं। मैं यहां से बोल रहा हूं और आप मुझे वहां पे सुन पा रहे हो, ऐसा क्यों पॉसिबल है? पहली बात के ये आवाज क्यों निकलता है? दूसरी बात, ये आवाज चाहे एयर मीडियम में या चाहे अभी जो है वो मोबाइल या ये इंटरनेट मीडियम में ट्रांसफर होकर आपकी तरफ आ रहा है। बट अगर हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, क्लासरूम, सपोज वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम, तो टीचर कुछ बोल रहे हैं और बच्चे मतलब आप लोग कुछ सुन पा रहे हो, तो ऐसा क्यों पॉसिबल है? यहाँ पे थ्रोट में ऐसा क्या क्या होता है कि बिकॉज ऑफ दैट आवाज प्रोड्यूस होता है। उसके बाद वो आवाज मुंह से बाहर निकल के एटमॉस्फेयर में वो एटमॉस्फेयर में वो ट्रैवल करके आपके कान तक वो पहुंचता है, और कान में ऐसा क्या होता है सो दैट यू कैन हियर द वॉइस। तो ये सब चीज आप एक्सपीरियंस एवरी टाइम करते हो, बट उसके पीछे रीजन क्या है वो आपको पता नहीं है, शायद पता नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। देखो, आप कोई पेबल को या कोई पत्थर को अगर आप पानी में डालते हो, समुद्र में डालते हो, तो वो डूब जाएगा। बट बड़ी बड़ी स्टिम्बर विच इज हैविंग लॉट्स ऑफ टन्स ऑफ वेट, बट वो उसके ऊपर फ्लोट करती है। हाउ इज इट पॉसिबल? छोटा सा पत्थर जो है वो नीचे डूब जाता है और ये बड़ी बड़ी स्टीमर्स जो है, बड़ी बड़ी बोट्स जो है वो ऊपर ऊपर फ्लोट करती है, ऐसा क्यों? तो उसके पीछे रीजन जानना है तो फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आप एयर कंडीशन यूज करते हो, मोबाइल एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी यूज करते हो, ट्यूबलाइट फैंस टेलीविजन यूज करते हो, तो उसके पीछे क्या है? तो फिजिक्स ही तो है। देखो, दिन होता है, रात होती है, मॉनसून, विंटर एंड समर का सीजन इंटरचेंज होता है, उसके पीछे क्या है, वो क्यों होता है? तो वो समझने के लिए भी आपको फिजिक्स ही पढ़ना पड़ेगा। देखो, व्हाई द स्टार्स आर स्प्रिंकलिंग। स्टार मतलब आसमान में अगर रात को आप देखते हो तो जो स्टार्स है वो स्प्रिंकल होते हैं, उसके पीछे क्या रीजन है? उसके लिए फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। ये सन क्या है, ये मून क्या है, तो उसके लिए ही भी आपको फिजिक्स ही पढ़ना पड़ेगा। अगर कोई फल झाड़ में से टूटता है, डाली में से टूटता है, तो वो नीचे ही आता है, वो ऊपर क्यों नहीं जाता? वो ऊपर क्यों नहीं जाता? तो आप बताओगे ग्रेविटी के द्वारा। सही बात है, ग्रेविटी के द्वारा, बट वो चीज आपको पता कैसे चला? तो वो भी उसके लिए ही वो फिजिक्स का ही एक ब्रांच रिस्पॉन्सिबल है। मतलब हमारे आसपास जो भी कुछ इवेंट होते हैं, वो चाहे नेचुरल हो या चाहे मैन मेड आर्टिफिशियल हो, वो सबके पीछे फिजिक्स ही तो है। एरोप्लेन का देखो, एरोप्लेन का इन्वेंशन बहुत ही बढ़िया इन्वेंशन है। अगर आपने कभी भी शिप देखा है, तो वो भी इंजीनियर, देखो एरोप्लेन एंड शिप, ये दो जो चीज है वो इंजीनियरिंग के बहुत ही आयाम इन्वेंशन है। तो अगर आपने कहीं पे भी वो उसका ये जो एरोप्लेन है उसका स्ट्रक्चर, मतलब अंदर उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो देखा हो, या फिर आपने कोई स्टीमर का स्ट्रक्चर देखा हो, तो आपको पता चलेगा कि वो पूरा फिजिक्स ही है। मतलब फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप आपके जीवन में सब जगह पे, नॉट इवन अ सिंगल मिनट यू कैन निग्लेक्ट द फिजिक्स। एक मिनट के साथ, आपके एक मिनट के साथ फिजिक्स कनेक्टेड है। आप बोलते हो मैं सुन पा रहा हूं, मैं बोलता हूं आप सुन पा रहे हो, उसके लिए भी आपको फिजिक्स, वो कैसे होता है उसके लिए भी आपको फिजिक्स ही पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे चीज ऐसी है कि जो फिजिक्स के द्वारा ही पॉसिबल। अब तो ये देखो, अब ये हम लोग इंडिया वाले या पूरे वर्ल्ड वाले अब तो मून पे भी जाते हैं, मार्स पे भी जाते हैं। तो वो सब क्यों पॉसिबल हुआ? तो वो भी पॉसिबल हुआ फिजिक्स के द्वारा। बट ये कोरोना का प्रॉब्लम अभी चल रहा है, वो सॉल्व नहीं हो रहा है। तो उसके लिए आपको बायोलॉजी वालों को ब्लेम करना पड़ेगा। तो ये जो चीज है वो फिजिक्स के बारे में है। तो फ्रेंड्स, फिजिक्स ऐसा है कि आपके जीवन में हर एक मोमेंट पे, हर एक जगह पे वो काम आएगा आपको, तो इसलिए आपको फिजिक्स पढ़ना है। बहुत ही सारे जो सस्पेंस है उसको आप ओपन कर पाओगे, आपका क्यूरियोसिटी जो है वो पूरा यहाँ पे सॉल्व होगा। तो दैट इज व्हाट इज फिजिक्स। तो फ्रेंड्स, फिजिक्स क्या है उसके लिए मैं आपको अभी एक वीडियो शेयर कर रहा हूं।
तो probably you will get that video. तो अभी एक वीडियो I'm a physicist, and some people ask me the question, what has physics done for me lately? Do I get better color television? Do I get better internet reception with physics? And the answer is yes. If you want to understand the future, you have to understand physics. T-minus 90 seconds and counting. All systems are go. We're about 90 seconds. 7, 6, 5, boost ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station maiden In the last 300 years, we have discovered the laws that govern the universe, in all but the most extreme conditions. I think there is a reasonable chance that we may find a complete set of laws by the end of the century if we don't blow ourselves up first. You see, physics is at the very foundation of matter and energy. In other words, almost everything at some point or other can be traced to a physicist. There's literally, maybe not a handful, but a few dozen people, scientists all, in the history of our planet, who have discovered everything important. And every other billions of the people have just glommed onto that, or else we would be sitting in rolled up balls of dirt and eating straw. Yeah, that is accurate. If you read history books, you think civilization pivots on what conquerors did, or leaders, or politicians, and civilization as we have come to know it and understand it pivots on the work of singular people who have preceded us that have changed the course of how we have interacted with the laws of nature. Science is more than a body of knowledge. It's a way of thinking. We live in an age based on science and technology, and if we don't understand it, then who is making all the decisions about science and technology that are going to determine what kind of future our children live in? When you realize what is possible technologically, culturally, it influences every other aspect of your life. So friends, क्या ये वीडियो का आवाज आपके तरफ आ रहा था? क्या आप वो वीडियो देख पा रहे थे या सुन पा रहे थे? मुझे वो प्रॉपर पता नहीं है. Yes sir, सुन पा रहे थे. Yes sir. Okay, very good. Yes. तो I hope there is some interest develop in the subject of physics. कुछ बच्चे मुझे ऐसा बोलते हैं कि फिजिक्स टफ 8, 9, 10 स्टैंडर्ड के हिसाब से ऐसा बोलते हैं कि फिजिक्स थोड़ा टफ हो रहा है. फ्रेंड्स, फिजिक्स को सब्जेक्ट के हिसाब से मत सोचो. वो एक प्रोसेस है, वो एक नॉलेज है, वो आपको गेन करना है, वो आपके जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है. उस हिसाब के अगर उस टाइप का मेंटालिटी रखेंगे, थोड़ा पेशेंस रखोगे, तो ये सब्जेक्ट जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. दूसरे कोई भी सब्जेक्ट से ये इंटरेस्टिंग, उसको आपको एज अ सब्जेक्ट नहीं सोचना है. ये जीवन है, इसी को हमको पढ़ना है, इसी के द्वारा हमको पूरा नॉलेज गेन मिलेगा. चाहे कोई बच्चा बायोलॉजी में है या नहीं है, मैथ्स में, कोई भी जगह पे फिजिक्स तो एसेंशियल पार्ट है. मेरी यहां से मैं ऐसा ट्राई करूंगा कि आपको ये सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल फील हो. तो फ्रेंड्स देखो, आपने ये थोड़ा क्लिप देखा, ये एक वीडियो देखा, तो थोड़े साइंटिस्ट के फोटोग्राफ्स भी लास्ट में आए थे. क्या देखा वो आपने? कुछ आइंस्टाइन आया था और 2-3 साइंटिस्ट, बेंजामिन फ्रैंकलिन आए थे. देखा वो आपने? हाँ सर, दिखा. तो आप सोचो, आप ऐसा सोचो कि आपका ये जीवन में आने का एम क्या है? आप क्यों ये जीवन में क्यों आए हो? आपका एम क्या है? सोचो आप, क्या मतलब क्या करना क्या है आपको? मुझे बताओ, चलो मुझे बताओ क्या करना है आपको. कोई बताएगा मुझे? देखो सब बॉर्न होते हैं, उसके बाद सब बड़े होते हैं, शादी करते हैं, बच्चे करते हैं, थोड़े मस्ती करते हैं, तूफान करते हैं और फिर मर जाते हैं. ये पूरा मतलब ये जो सिस्टम है सबके लिए ऐसा ही चलता है. बट हमारा जो एम है जीवन में, वो ऐसा है कि हमको कुछ ऐसा करना है कि उसका इम्पैक्ट सोसाइटी के लिए, समाज के लिए अच्छे तक रहे. मतलब कुछ हमको नाम करना है, कुछ इन्वेंट करना है,
और हमारा जो नाम है वो आगे की जो हमारे पीढ़ी है आगे, मतलब वो सब लोग हमको याद रखे। तो अगर ऐसा कुछ आपके माइंड में चल रहा है कि मुझे कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसा बनना है कि मुझे पूरे, मतलब ये जो पूरा वर्ल्ड है वो मुझे याद रखे, जैसे न्यूटन, आइंस्टाइन, ये सब साइंटिस्ट को अभी हम याद कर रहे हैं, और टिल द एग्जिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग, टिल द एग्जिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग उसको याद रखेंगे पब्लिक। तो अगर कुछ ऐसा माइंड में है, और ये देखो, न्यूटन भी एक आदमी ही था ना, आइंस्टाइन भी वो एक आदमी ही था, कुलम, ओहम, वो सब एक आदमी, वो आफ्टर ऑल तो एक इंसान ही था ना। तो आप भी कर सकते हो। बट अगर कुछ ऐसा करना है कि ये पब्लिक, मतलब ये वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड आपको लॉन्ग टाइम तक याद रखे, और कुछ आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करो कुछ पाके, तो ये पॉसिबल होता है फिजिक्स की वजह से। तो दैट इज द बेसिक, इट इज द बेसिक स्टेप टू अचीव दैट गोल। तो फिजिक्स आपको इसलिए पढ़ना है। तो आपका कुछ विजन जो है वो थोड़ा वाइड करो, खाली ये जो आपको जीवन मिला है उसको ऐसे ही वेस्ट मत जाने दो। मोबाइल में गेम या इंटरनेट पे टाइम पास करने से कुछ भी आपको हासिल नहीं होगा। आपको अगर सही में कुछ बनना है, कुछ करना है, तो उसका एक बेसिक स्टेप्स ये है, आपको फिजिक्स पढ़ना होगा। खाली फिजिक्स नहीं, आप कोई भी केमिस्ट्री या बायोलॉजी में भी आप आगे बढ़ सकते हो, बट उसका ये बेसिक स्टेप है। इंटरनेट में व्हाट्सएप, फेसबुक, ये जो चीज है उसमें आप टाइम आपका प्लीज मत वेस्ट करो। कुछ गोल के साथ आपको यहाँ पे आगे बढ़ना है। तो अब वापस से अपने टॉपिक पे आ जाते हैं फ्रेंड्स। तो आज मेरा जो एम है, जो मेरा एम था आज का, वो ये था कि मैं आपको ये बताऊं कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स क्यों पढ़ना चाहिए, एंड फिजिक्स के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेस होती है, आपको फिजिक्स क्या पढ़ना है। तो मैंने ये बताया कि फिजिक्स क्या है, और मैंने ये भी ट्राई किया इंटरेस्ट डेवलप करने का कि फिजिक्स क्यों पढ़ना चाहिए। अब चीज ऐसा है कि फिजिक्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि फिजिक्स से पूरे नेचर, मतलब एवरीथिंग, इट इज अ साइंस ऑफ स्टडी ऑफ एवरीथिंग, वो सब कुछ है, सब कुछ पढ़ने का है। बट तो भी उसको सिस्टमैटिक करने के लिए साइंटिस्टों ने उसको कुछ अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया है। बेसिकली आई कैन से फिजिक्स इज क्लासिफाइड इनटू 4 or 5 or 6 branches. So your next, I'm a physicist. okay. तो क्या एक नया स्लाइड आपके स्क्रीन पे आ रहा है? मुझे यस और नो बोल सकते हो अनम्यूट होके। Yes, sir. तो फ्रेंड्स, फिजिक्स के अंदर आप क्या पढ़ोगे? तो मैंने ऐसा बताया कि भाई फिजिक्स तो मतलब ये पूरा जो है, जो भी इट इज अ लर्निंग ऑफ एवरीथिंग, बट तो भी उसको समझाने के लिए, उसको पढ़ने के लिए, फॉर द आवर कन्वीनियंसी, तो उसको 4, 5, 6 ब्रांच में उसको डिवाइड किया है। तो फिजिक्स के अंदर मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, एंड देन आफ्टर एस्ट्रोफिजिक्स। ये जो लास्ट वन जो है एस्ट्रोफिजिक्स, वो आपके 11th एंड 12th में नहीं आने वाला। लेट मी म्यूट ऑल द थिंग। कुछ बच्चों का आवाज आ रहा है, मैं उसको म्यूट कर रहा हूँ। अगर कुछ पूछना है तो अनम्यूट होके पूछ सकते हो आप। अभी मुझे म्यूट करने दो सबको। ओके। तो मैं ऐसा बता रहा था कि जो लास्ट एस्ट्रोफिजिक्स है वो आपको 11th एंड 12th में नहीं आएगा, वो इंजीनियर वो सब में आएगा। तो बेसिकली ये जो दिस आर द बेसिक ब्रांचेस ऑफ अ फिजिक्स: मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मो, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स का मतलब उसमें आप न्यूक्लियस एंड एटम्स के बारे में पढ़ोगे। एंड एस्ट्रोफिजिक्स क्या है उसका मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा, बट वो आपके 12th में नहीं है। बाकी सब ब्रांचेस है वो पूरा डिटेल स्टडी उसका 11th या 12th में कहीं ना कहीं पे आ जाएगा। तो 1 by 1 अब मैं आपको ये सब जो ब्रांचेस है उसका बहुत ही थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, सो दैट यू कैन गेट आइडिया व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी इन द 11th एंड 12th स्टैंडर्ड। तो अभी मैं 1 by 1 ये जो सारे ब्रांचेस है उसका थोड़ा मैं आपको ब्रीफली इंट्रोडक्शन देने वाला हूं। तो वेरी फर्स्ट इज द मैकेनिक्स। सो ये जो पूरा मैकेनिक्स है,
that is based on the, I think in the 8th, 9th and 10th standard you have some knowledge about the Newton's law of motion, I think. Am I right? Yes or no? Yes, sir. Yes. आप 8th, Yes. 9th, 10th standard Yes, sir. Okay, good, thank you. तो 8th, 9th, 10th स्टैंडर्ड के अंदर आपको फिजिक्स के थोड़े थोड़े अलग अलग ब्रांचेस के थोड़े थोड़े मतलब कंसेप्ट आपको पता है, थोड़े थोड़े आप पढ़ा हुआ वहां पे. तो मैकेनिक्स बेसिकली क्या है? सो इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज टोटली मेड बाय न्यूटन्स 3 लॉ ऑफ मोशन. उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, वो सब चीज डिस्कस करना होता है. और उसके बाद उसके ऊपर फोर्स, उसके वर्क, एनर्जी, पावर के साथ जो इंटररिलेशन है, मतलब मोशन के साथ कनेक्टेड, मोशन कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट या पार्टिकल के मोशन के साथ कनेक्टेड जितने भी चीज है वो हम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे. सो मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच इज डील विद द मोशन एंड इट्स रीजन. आई कैन से मोशन क्यों होता है और उसका रीजन क्या है वो सब मैकेनिक्स में पढ़ेंगे. और दूसरी बात, जो मैकेनिक्स है वो बेस्ड जो है उसका जो बेसिक है वो दैट इज इट इज द बेस्ड ऑन द न्यूटन्स 3 लॉ ऑफ मोशंस. के बाद है फ्लूइड मैकेनिक्स. सो फ्लूइड का मतलब, कोई बच्चा जानता है फ्लूइड का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा मुझे व्हाट इज फ्लूइड? लिक्विड. देखो यहाँ पे मिसकंसेप्ट है. The substance which can float. हाँ, जब मैं ऐसा पूछता हूँ कि फ्लूइड क्या है, तो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज स्ट्राइक्स इन योर माइंड इज अ लिक्विड. ऐसा नहीं है बच्चा. फ्लूइड का मतलब जो फ्लो हो सके, जिसका फ्लो हो सके वो सारे फ्लूइड है. मतलब आई कैन से गैस एंड लिक्विड बोथ कैन बी कंसिडर्ड टू बी फ्लूइड. गैस भी फ्लूइड है, लिक्विड भी फ्लूइड है. जो जिसका फ्लो हो सके उसको हम फ्लूइड बोलेंगे. So I can say the branch of physics which deals with the gases and liquids is said to be a fluid mechanics. जो गैस की कैरेक्टरिस्टिक एंड लिक्विड के कैरेक्टरिस्टिक के साथ और उसके साथ जो लिंक्ड हो रहा है वो फ्लूइड मैकेनिक्स है. तो उसमें बेसिकली हम हाइड्रोडायनेमिक्स एंड एरोडायनेमिक्स. एरोडायनेमिक्स का मतलब हुआ कि गैसियस सब्सटेंस के साथ का जो है वो पार्ट एरोडायनेमिक्स है, एंड लिक्विड सब्सटेंस के साथ का जो पार्ट है वो हाइड्रोडायनेमिक्स है. तो फ्लूइड मैकेनिक्स इज सब क्लासिफाइड इनटू टू वे, एरोडायनेमिक्स एंड हाइड्रोडायनेमिक्स. देखो इसका क्या यूज है. तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि छोटा सा पेबल है, छोटा सा पत्थर है, अगर उसको हम पानी में डालते तो वो डूब जाता है. बट बड़े बड़े स्टीमर, बड़े बड़े बोट्स उसके ऊपर फ्लोट होते हैं. उसका रीजन क्या है? तो वही तो बात है, वही तो फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ना है. एरोप्लेन एयर में जैसे हम कोई पत्थर को ऐसे ऐसे फ्री फॉल करवाते हैं तो नीचे ग्रेविटी के द्वारा नीचे पड़ता है, बट वो प्लेन वहां पे उड़ता रहता है. ऐसा क्यों पॉसिबल है? तो उसका रीजन भी आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में मिल जाएगा. सो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर डिजाइन ऑफ द कैनल, डैम सिस्टम, पंप्स, कंप्रेसर, पाइपिंग, वो सब आप डिस्कस करोगे. उसके बाद प्लेन, बोट्स, उसके सारे जो डिजाइन है वो क्यों ऐसा पॉसिबल है, वो सब हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे. Just giving a very brief introduction of the every branch so that you have some idea about the physics. कुछ आपके माइंड में कुछ आइडिया है कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं. उसके लिए बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन में अलग अलग ब्रांच का दे रहा हूं यहाँ पे. बात है थर्मोडायनेमिक्स. जैसे ही मैं थर्मोडायनेमिक्स ऐसा बोला तो किसी के माइंड में कोई स्पॉन्टेनियसली क्या स्ट्राइक हुआ? थर्मोडायनेमिक्स ऐसा बोला तो क्या स्ट्राइक हुआ स्पॉन्टेनियसली? सर क्या फिर से बोलो, क्या स्ट्राइक हुआ? Heat. वेरी गुड, हीट. और कुछ? Temperature. So, yeah, you are right. So thermodynamics is the branch of physics which basically deals with the heat and temperature, and it also deals with the heat transformation of the heat energy with the other interchange of the heat energy in the other form of the energy. So thermodynamics के अंदर basically आप heat and temperature के बारे में पढ़ोगे, and heat energy का कोई अलग energy में conversion और कोई और energy का heat में conversion का डिस्कशन भी यहाँ पे होगा. रेफ्रिजरेटर आप यूज करते हो, एयर कंडीशनर यूज करते हो, तो दैट इज ऑल पॉसिबल. ये रेफ्रिजरेटर, एसी, ये सब जो है वो थर्मोमीटर्स, ये सब जो अभी, हाँ ये कोरोना चल रहा है तो टेम्परेचर गन भी आती है, तो ये जो सब होता है तो वो ये थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम पढ़ने वाले हैं. सो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ये सब चीज पढ़नी होती है.
उसके बाद है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो मुझे ये बहुत ही पसंद है बिकॉज मेरा जो बेसिक्स है, मेरा जो खुद का एकेडमिक है वो आपने शायद पढ़ा होगा। तो आई हैड कंप्लीटेड माय बीई प्रोग्राम इन पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच। मेरा खुद का स्टडी की मैं बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच में 2 पार्ट थे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट जो था उसके अंदर सबसे पहले हमको यही सिखाया गया था पूरा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को कंबाइन करके, ये दोनों ब्रांचेस को कंबाइन करने के बाद उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो फ्रेंड्स ये आप 12th में पढ़ने वाले हों। वैसे 8th, 9th, 10th स्टैंडर्ड में आई थिंक यू हैड अवेयर अबाउट द रेजिस्टेंसेस, एम आई राइट? करंट एंड रेजिस्टेंस यू हैड डिस्कस, यू Yes, yes, sir. Yes. तो सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस ने, ओहम्स लॉ, वो सब आपने पढ़ा होगा शायद। Yes, 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 sir. या सो फ्रेंड्स वही चीज हम वापस यहाँ पे पढ़ेंगे। मैंने पहले भी बताया, फिर से मैं बोल देता हूँ कि ये जो ब्रांच है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, वो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिज्म को कंबाइन करके उसको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोलते हैं। तो इसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वो सब पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे प्रोड्यूस होता है, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और आपको बताऊं फ्रेंड्स, ये जो ब्रांच है इसके वजह से ही आप जो अभी जो टेक्नोलॉजी यूज करते हो, जैसे एंड्रॉयड फोन है, इंटरनेट है, टेलीविजन है, मोबाइल है, तो ये सब ट्यूबलाइट, फैन, ये सब जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के वजह से ही पॉसिबल है। आप एक बार सोचो कि एक दिन के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलता है, मतलब आपके घर पे लाइट चली जाती है। और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब मैं खाली लाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सेल्स होते हैं ना, सेल्स, रिमोट को ऑपरेट करने के लिए भी सेल होते हैं, वॉच, आपका जो रिस्ट वॉच है या जो वॉल क्लॉक है उसके अंदर भी सेल होते हैं, वो सब इलेक्ट्रिसिटी पे ही तो चलते हैं। सोचो कि एक दिन के लिए भी वो पूरा खत्म हो जाए, कोई इलेक्ट्रिसिटी कहीं पे भी नहीं है, ना कोई वो सेल है, ना कोई आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है, तो सोचो आपकी लाइफ कैसी हो जाए। मतलब इट इज डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज कि ये क्या होगा अभी हमारे साथ। देखो ये इलेक्ट्रिसिटी हमारे जीवन में कितना मतलब ये मायने रखता है। तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिज्म के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। उसके मतलब ये कूलम्स, ऑर्स्टेड, एम्पियर का जो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है उसका भी थोड़ा चीज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये जो चीज है वो देखो, ये आगे का जो 3 ब्रांचेस थी वो 11th स्टैंडर्ड में आने वाला है। मैकेनिक्स पूरा 11th में आएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स पूरा 11th में आएगा, एंड थर्मोडायनेमिक्स पूरा 11th में आएगा। तो 11th स्टैंडर्ड के अंदर बेसिकली ये 3 ब्रांच आप पढ़ने वाले हो, मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। अब 12th के अंदर ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एक पार्ट है, ये पढ़ोगे आप। उसके बाद ऑप्टिक्स आप पढ़ोगे। तो फ्रेंड्स ऑप्टिक्स आपको थोड़ा पता है। In the 10th standard, I think you were aware about the refraction image produced by the lens and mirror. Am I right? Yes. Yes, sir. हाँ, तो मतलब that is the part of the optics. तो optics के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? I just going to mute everybody because there is some sound is I can hear from somewhere. Okay. तो ऑप्टिक्स के अंदर आप क्या पढ़ने वाले हो? तो फ्रेंड्स ऑप्टिक के अंदर आप रिफ्रैक्शन फिनोमेनन वो सब पढ़ने वाले हो। इमेज फॉर्म्ड बाय अ मिरर, लेंस, प्रिज्म, वो सब आप पढ़ने वाले हो। टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप का भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको। रेनबो, विब्ग्योर, तो रेनबो क्यों जनरेट होता है, उसके पीछे क्या रीजन है। मिराज, कभी कभी हम रास्ते पे जाते हैं ऑन द समर डे तो आपको कुछ वहां पे लिक्विड पड़ा हुआ ऐसा फील होता है रास्ते के, दैट इज कॉल्ड मिराज। तो वो क्यों जनरेट होता है। तो अगर आप कोई बबल है, एयर बॉल है, तो एयर बॉल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको कलर्ड मिलेगा। देखा है कभी एयर बबल, वो कभी वो जाता एयर में बबल अगर फ्लोट होता है तो उसको ध्यान से देखो तो आपको थोड़ा कलर्स, वो दैट इज फाउंड टू बी अ कलर्ड।
तो अगर वो Q होता है तो ये सारे चीज हम ऑप्टिक्स में पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये। के बाद जो आएगा दैट इज जो है वो है या मॉडर्न फिजिक्स। तो फ्रेंड्स it is a name itself is suggesting it is a totally new way of the learning physics, it is a new branch of physics, नाम ही उसका ऐसा मॉडर्न फिजिक्स है। तो फ्रेंड्स ये जो फिजिक्स है मॉडर्न फिजिक्स वो रिसेंटली मतलब बहुत ही थोड़े सालों पहले ही उसका मतलब ये कंसेप्ट डिजाइन हुआ है। तो इसके अंदर फोटॉन्स हमारे हमको ये पता है कि जो लाइट है वो वेव्स की वजह से ट्रैवल होता है, बट इट इज नॉट अ ट्रू, it is not a completely true, I can say. The radiation came from the sun or from other devices. It can be considered to be in the form of a wave, and in some of the phenomenon, to understand some of the phenomenon, we have to assume that the radiation came from any source, that is sun or any source. To understand some of the phenomenon, we have to assume that it is not in the wave form, it is also in the photon form, it is also in the particle form. इसका थोड़ा शायद आपने कहीं पे पढ़ा होगा। तो देखो फिजिक्स का बहुत ही मतलब ये हमने ह्यूमन बीइंग ने, साइंटिस्टों ने बहुत ही कुछ इन्वेंशन किए हुए है, बहुत ही सारा साइंस डेवलप हुआ है, बट गॉड के सामने, भगवान के सामने ये सब कुछ भी नहीं है। अब तक बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जिसके आंसर हमको नहीं मिले हैं। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन ऐसा है कि सन में से जो रेडिएशन आता है क्या वो वेव फॉर्म में है या क्या पार्टिकल फॉर्म में है, तो वो हमको पता नहीं है। कुछ फिनोमिनन ऐसे है जैसे इंटरफेरेंस, मुझे पता नहीं आपने ये नाम सुना है कि नहीं सुना है, अगर सुना है तो ठीक है, नहीं सुना है तो सुन लो एक बार, उसमें कुछ जाने वाला नहीं है। जैसे इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है एंड पोलराइजेशन है। ये तीन फिनोमिनन ऐसे है कि अगर उसको समझना है तो हमको ऐसा बिलीव करना पड़ेगा, हमको ऐसा मानना पड़ेगा कि जो रेडिएशन है वो वेव नेचर में है। बट साइमल्टेनियसली कुछ फिनोमेनन ऐसे भी है जैसे रेडिएशन ऑफ अ ब्लैक बॉडी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शायद पता हो, एंड क्रॉम्पटन इफेक्ट। तो ये सब फिनोमेनन ऐसे है कि अगर उसको आपको पढ़ना है तो हमको ऐसा मानना पड़ेगा कि ये जो रेडिएशन है वो पार्टिकल फॉर्म, फोटोन फॉर्म में है। तो वो जो चीज है, फोटोन वाला जो चीज है वो दैट इज कॉल्ड द मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हम फोटोन की बात करेंगे। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स के अंदर न्यूक्लियर फिजिक्स भी उसके अंदर आ जाता है। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स क्यों रहते हैं, उसके अंदर क्यों पॉसिबल है कि वो उसका न्यूक्लियस के अंदर वो एक दोनों के साथ में मिलकर रहते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। देखो मैं ऐसा बोला कि दोनों साथ में मिलके रहते हैं, तो ऐसा इसलिए बोला क्योंकि आपको पता है प्रोटॉन कैसे है, प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। अच्छा, तो दो प्रोटॉन के, तो बराबर है, तो दो प्रोटॉन के बीच में क्या होना चाहिए? रिपल्शन। रिपल्सन होना चाहिए ना। वैसे न्यूट्रॉन तो कैसा है? न्यूट्रॉन तो कैसा है? न्यूट्रल। वो तो न्यूट्रल है, तो उसका तो कोई इफेक्ट मायने नहीं रखता है। तो प्रोटॉन के बीच में अगर रिपल्सिव फोर्स प्रोड्यूस होता है तो न्यूक्लियस में से प्रोटॉन गायब, रिपल्सन के द्वारा वो दूर दूर चले जाने चाहिए ना, बट ऐसा नहीं होता है। They can be reside inside the nucleus. All the protons and neutrons together can reside inside the nucleus. How is it possible? As we know, protons are a positive charge, and there should be repulsion between them. So they should be moved away from each other from the nucleus. But ऐसा होता तो नहीं है ना, वो न्यूक्लियस के अंदर ही रहते हैं। तो वो भी हम पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स में हम ये भी पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व होते हैं। वो ये जो पार्ट है थोड़ा केमिस्ट्री में भी आता है, थोड़ा फिजिक्स में भी आता है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, आई थिंक यू आर अवेयर अबाउट द थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। आया आपको कहीं पे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल? आई डोंट नो। यस सर, 9th स्टैंडर्ड। Yes, sir. रदरफोर्ड। वेरी गुड। तो वो एटॉमिक मॉडल के बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो दैट इज व्हाट इज द मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स में आपको ये सब पढ़ना है। लास्ट अब मैं ये जो बताने जाने वाला हूँ वो आपके 11th 12th के स्टैंडर्ड में नहीं है, बट फ्यूचर में शायद अगर आप आगे फिजिक्स में काम करते हो तो ये सब चीज फ्यूचर में आने वाली है।
वैसे 10th स्टैंडर्ड में उसका थोड़ा पार्ट था गैलेक्सी के बारे में, आई थिंक एक चैप्टर था पूरा, आई थिंक, एम आई राइट? Yes sir, twinkling of stars. हाँ, तो वो पूरा चैप्टर्स मतलब ये 10th स्टैंडर्ड में था, बट उसका डिटेल स्टडी 11th 12th में नहीं आता है. तो बेसिकली आई कैन से इन सिंपल वन सेंटेंस आई कैन से इन द 11th स्टैंडर्ड you will learn mechanics, fluid mechanics and thermodynamics. These three branch you are going to learn in the 11th standard, and in the 12th standard you are going to learn electrodynamics, that is electric and magnetism. Then after you will discuss the you will learn the optics, and then after you will learn a modern physics. तो ये 3 डिसिप्लिन जो है वो 12th स्टैंडर्ड में आपको पढ़ाने वाला हूं मैं, और बाकी के जो 3 डिसिप्लिन है वो मैं 11th स्टैंडर्ड में आपको पढ़ाने वाला हूं. और ये एस्ट्रोफिजिक्स आपके 11th 12th में नहीं है, मे बी इन फ्यूचर यू विल लर्न. तो आपको ये शायद थोड़ा पता भी है कि एस्ट्रोफिजिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं. तो हम प्लानेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, गैलेक्सीज के बारे में पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर, उसका जो मास है, उसका जो डिस्टेंस है लाइट ईयर्स में होता है वो डिस्टेंस, वो हम पढ़ेंगे. और इस ब्रांच के अंदर कोई भी स्टार का बर्थ, इवोल्यूशन एंड डेथ कैसे होता है वो शायद आपको 10th में थोड़ा इंफॉर्मेशन होगा, और ज्यादा इंफॉर्मेशन आप फ्यूचर में कहीं पे पढ़ोगे. सो दैट इज कॉल्ड द एस्ट्रोफिजिक्स. तो फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर था उसके अंदर मेरा मेन टारगेट ऐसा था कि आपको फिजिक्स का थोड़ा नॉलेज मिले, और दूसरा मेरा मेन टास्क था कि आपको क्या करना है ये 2 साल में. तो वो मैंने आपको बताया. अब हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वो मैं संडे को मॉर्निंग में 9 o'clock रखना चाहता हूं. तो क्या मैं ये नेक्स्ट सेशन संडे को मॉर्निंग में 9 o'clock रख सकता हूं? इज इट कन्वीनियंट टू एवरीबॉडी? Yes sir, yes. Yes, sir. Yes, yes. तो हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो संडे मॉर्निंग में 9 o'clock होगा. बट बिफोर दैट मैं आपको ये बताने वाला हूं कि हमारे यहाँ पे ऐसा होता है और आपको क्या करना है. वो एक स्लाइड बाकी, अभी मुझे कुछ कहना बाकी है, वो मैं खत्म करने के बाद मैं ये सेशन कंप्लीट कर रहा हूँ. तो अब जो नेक्स्ट सेशन आएगा वो संडे मॉर्निंग 9 o'clock हम मिलते हैं वापस से. बट बिफोर दैट गिव द नॉलेज अबाउट द व्हाट वी हैव हियर, व्हाट इज द सिस्टम वी हैव. ओके, देखो आपको मेरे यहाँ से क्या मिलेगा. तो मैंने आपको एक सैंपल दिया था चैप्टर नंबर 2 का. चैप्टर नंबर 2 के नोट्स मैंने आपको मोबाइल में भेजे थे. आई थिंक कुछ लोगों ने वो देखा होगा. तो Yes. यहाँ पे आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा एनसीईआरटी के बुक का, एंड आपको पूरा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए पूरा स्टडी मटेरियल यहाँ से मिलेगा. आपको असाइनमेंट एंड नोट्स भी यहाँ से मिलेंगे. हमारे यहाँ पे व्हेन वी फिजिकली मीट, हमारे जो क्लासरूम लेक्चर सेशन हो गए उसमें 2 या 3 लेक्चर जो है वो बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए हो गए, और 1 या 2 लेक्चर आपके पर वीक की बात मैं कर रहा हूं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए हो गए. देखो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्रैक करना है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अगर आपको क्रैक करना है तो उसके लिए आपको 2 डिसिप्लिन पे काम करना होता है. एक तो आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो प्रैक्टिस है. अगर ये 2 चीज पे आप कंसंट्रेट करते हो, फोकस करते हो, एक जो है वो कंसेप्ट एंड दूसरा जो है वो प्रैक्टिस. तो कंसेप्ट आपके कैसे स्ट्रांग है? तो आप जितना बोर्ड का पढ़ोगे तो दैट इज गोइंग टू गेन यू द कंसेप्ट. वो बोर्ड का जो पूरा है वो आपको कंसेप्ट स्ट्रांग बना के देगा. और प्रैक्टिस के लिए मैं प्रोवाइड करूंगा बहुत सारे एमसीक्यूज का मटेरियल, स्टडी मटेरियल, बहुत सारे एमसीक्यू का असाइनमेंट में दूंगा आपको ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, और उसका एक लेक्चर भी अलग से होगा. तो दैट इज फॉर द प्रैक्टिस पार्ट. तो ये 2 चीज को अगर आप अच्छे से मिला लेते हो, इसको सिंक्रोनाइज कर देते हो, तो डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड स्कोर इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एज वेल. तो आपको यहाँ पे 2 या 3 लेक्चर बोर्ड के होंगे, 1 या 2 लेक्चर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए होंगे. मेरे यहाँ पे ट्यूटर फैसिलिटी अवेलेबल होते हैं 7 डे. आप मुझे भी डाउट पूछ सकते हो विदाउट एनी हेसिटेशन. डेफिनेटली आई एम वेरी being very feel free to ask me doubts. मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप डाउट पूछोगे तो. बट अगर कहीं पे आपको ट्यूटर का हेल्प लेना है तो मेरे इंस्टीट्यूट में ट्यूटर भी फैसिलिटी भी आपको अवेलेबल होगी. डाउट सेशन, पेरेंट्स मीटिंग भी हमारे यहाँ पे ईयरली होता रहता है. और अभी जो ऑनलाइन सेशन चल रहे हैं, अभी जो मैंने आपको पढ़ाया अभी,
तो वो सारे मैं YouTube में अपलोड करने वाला भी हूँ। तो आपको ये जो ऑनलाइन सेशन जो होता है, देखो चीज ऐसी है कि मैं यहाँ से मेरे मैक्सिमम एफर्ट्स लगाता हूँ ऑनलाइन सेशन में भी आपको सब कुछ पता चले, बट जो मजा, जो इफेक्ट फिजिकल लेक्चर में आता है, जैसे मेरा जो मेथड है वो इंटरेक्शन का मेथड है, तो ये यहाँ पे थोड़ा रिस्ट्रिक्ट होता है। जो मजा, जो इफेक्ट फिजिकल लेक्चर में आता है, ऐसा यहाँ पे लाना मुश्किल होता है। तो भी मैं यहाँ पे मेरा मैक्सिमम एफर्ट्स लगा कि आपको सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आए, ऐसा मैं ट्राई करूंगा। बट ये जो भी ऑनलाइन हम सेशन ले रहे हैं उसके वीडियोस आपको यूट्यूब में भी मिल जाएंगे, और आपके जो रिजल्ट है वो आपको SMS द्वारा आपको मिलेंगे। जो वीकली एग्जाम के रिजल्ट है, मेरा खुद का एक एप्लीकेशन है चिंतन कनाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, वो एप्लीकेशन के अंदर भी आपको पूरा आपका पूरा प्रोग्रेस मिल जाएगा। तो ये सारी चीज आपको यहाँ से मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। आपको ये लेक्चर में मजा आया होगा। अगर कुछ पूछना है तो आप अभी यहाँ पे आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं आज का सेशन यहाँ पे खत्म करने वाला हूँ। क्या फ्रेंड्स किसी को कुछ पूछना है, यहाँ पे कुछ कहना है, कुछ बताना है? No, sir. No, sir. ओके फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे मेरा जो सेशन है वो अभी यहाँ पे मैं खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू।